की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुए थे, धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। आज हम जानेंगे मौलिक, अलग राज करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। मैं हाँ, आप देख रहे हो, आपसे बोल रहा हूं। यानी कि दोस्तों, अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, देश में धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। उसके बाद लोग अपनी आवाजें उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर रहकर उठा रहे हैं, जमीन पर रहकर के आवाजें उठा रहे हैं, चीजों को लिख रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ये अधिकार उन्हें किसने दिए हैं? आज हम इन्हीं अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। आज हम जानेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। अब क्या है टॉपिक, क्या हमारा मौलिक अधिकार। आज हम जानेंगे सर मौलिक अधिकार क्या होता है। आपके दिमाग में भी आ रहा है सर मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये हमें पहले ये तो बताओ। मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये संविधान का एक अध्याय है जो हमें बोलने की, चलने की, पढ़ने की और कई तरह की स्वतंत्रताएं देते हैं। यानी कि जो मूलभूत स्वतंत्रताएं होती हैं, आजादियां होती हैं, उन्हें जब प्रदान करते हैं तो हम उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। गॉट इट? बात समझ में आई? अब मौलिक अधिकार की हम बात करें तो मौलिक अधिकार की बात करें तो ये संविधान के भाग 3 में आते हैं। मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूं। ये संविधान का जो भाग तीसरा है उसमें ये आते हैं। और इनके अगर अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद से आते हैं? अनुच्छेद 35 से लेकर 12 से लेकर के 35 तक आते हैं। यानी 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के जो 35 तक अनुच्छेद हैं उनमें मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहले ये ब्रिटेन में शुरू हुए थे, करीब 1215 ईस्वी पहले। यानी कि सबसे पहले वहां से अमेरिका ने अपने संविधान में ऐड कर लिए और फिर अमेरिका से हमने अपने संविधान में ऐड कर लिए। जब हमारा संविधान बना 1947 से लेकर के 1950, यानी 1950 में बनके तैयार हुआ, तो हमने उसे अपने संविधान में ऐड कर लिया। लेकिन इसकी और हिस्ट्री की बात करें तो भारत की हिस्ट्री की बात करें तो हमने संविधान की मांग पहले भी की थी। अगर बात करें तो सबसे पहले 1885 में हमने अपने संविधान में ऐड मौलिक अधिकारों को ऐड करने की बात की, बट ब्रिटिशों का काल था तो उन्होंने इस संविधान के मौलिक अधिकारों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे क्या भारतीयों के लिए लाभ हो रहा था और वो कई कतई नहीं चाहते थे भारतीयों के लिए लाभ हो। तो उन्होंने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को ऐड नहीं किया। फर्स्ट टाइम जब हमने मांग की 1905 में। उसके बाद हमने मांग की मौलिक अधिकारों की 1931 में। 1931 में एक कराची अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने संविधान में मौलिक अधिकारों को ऐड करने की मांग की, बट वो भी ब्रिटिशों ने नहीं सुनी। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो हमने इसे संविधान के भाग 3 में ऐड किया। ठीक है, हमने संविधान में इनको ऐड किया और लोगों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए। अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें, यानी कि सबसे पहले मौलिक अधिकार कहां पर लागू हुए थे? सबसे पहले ये ब्रिटेन में लागू हुए थे। सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुए। कब हुए थे? 1215 ईस्वी में। बताइए, उस टाइम हुए थे। आज से कितनी सालें हो गई? करीब 800-900 सालें हो गई, यानी 1215 में फर्स्ट टाइम ब्रिटेन में लागू हुए थे। ब्रिटेन से ही अमेरिका ने अपने संविधान में ऐड कर लिए। ठीक है, ब्रिटेन से ही अमेरिका ने अपने संविधान में जोड़े। ठीक है, मौलिक अधिकार सबसे पहले ब्रिटेन में, ब्रिटेन के बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद अमेरिका से भारत ने अपने संविधान में ऐड किया। यानी कि जो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में हैं उन्हें अमेरिका के संविधान से उठाया गया है। अमेरिका के संविधान से उठाया गया और भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये मूल जो हमारा मूल संविधान था उसी का ऐसा नहीं है कि बीच में जोड़ा गया हो। ठीक है, अमेरिका से भारत ने अपने संविधान में जोड़े। ठीक है, अपने संविधान, ठीक है, अपने संविधान में इन्हें जोड़ा। गॉट इट? समझ में आ रही है? यानी कि 1215 में सबसे पहले मूलभूत जो अधिकार थे, यानी कि मौलिक अधिकार थे, उन्हें अपने संविधान में ब्रिटेन ने जोड़ा। ब्रिटेन से फिर अमेरिका ने अपने संविधान में जोड़ लिए और अमेरिका से फिर भारत ने अपने संविधान में जोड़ लिया। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा यानी कि संविधान का मैग्ना कार्टा, यानी कि महत्वपूर्ण अधिकार पत्र। ठीक है, महत्वपूर्ण अधिकार पत्र इन्हें कहा जाता है। देखो, जो मैंने आपको बताया था अधिकारों का इतिहास है, यानी मौलिक अधिकारों के इतिहास की हम बात करें तो इतिहास की क्या है? सबसे पहले इनकी मांग कब हुई थी? मांग भारत में सबसे पहले 1905 में हुई थी।
इसका संविधान क्या है, संविधान विधेयक एक आया था कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान यानी भारतीय लोगों के लिए, भारतीय संविधान नहीं था, वो सब ब्रिटेनों का संविधान था, लेकिन उसमें हमने ये कहा कि भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार होने चाहिए, उन्हें बोलने की आजादी होनी चाहिए, उन्हें लिखने की आजादी होनी चाहिए, सरकार की आलोचना करने की आजादी होनी चाहिए। उस टाइम नहीं थी, हम अंग्रेजों का कोई विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि मौलिक अधिकार ही नहीं थे उस समय। तो फिर बाद में 1895 में हमने मांग की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। दूसरी बार जो हमने मांग की थी वो 1931 में की थी, यानी कि 1931 में। इसके ये कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन में इनकी मांग हुई थी। उस समय कराची अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की। अध्यक्ष कौन थे, कौन थे बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और उन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की 1931 में। गॉट इट। अगर हम संविधान की बात करें तो इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान के जो मौलिक अधिकार है इन्हें मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, यानी कि मौलिक अधिकार, आपको नोट डाल के लिखना है, नोट, ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है, यानी कि महत्वपूर्ण अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो मैंने बताया था, यानी कि 1931 से मांग हुई, 1895 में मांग हुई। अब आगे की हम बात करें तो इसकी कैसे भारत में इन्हें कैसे स्टेबलाइज किया गया था उसकी हम बात करते हैं। देखो भाग 3 में है, मैंने आपको आगे बताया था, इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1215 में इंग्लैंड में इनको शामिल किया गया था, यानी कि मैग्ना कार्टा ने पहली बार नागरिकों को शासक के खिलाफ अधिकार दिए थे, यानी कि शासन जो कर रहा था उसके खिलाफ, यानी उसके खिलाफ ये बोल सकते थे, अपने अधिकारों की मांग कर सकते थे। तो ये सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन में लागू हुए थे। भारतीय संविधान की हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 45 तक है, जो मैंने अभी आपको बताए थे। भारतीयों के अधिकारों की हम बात करें तो भारतीयों के अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है ये, यानी कि जो भारतीय लोग हैं वो अपनी सरकार से मांग कर सकते, सबसे बड़ा रक्षक यही है, इसलिए इसे भारत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ये बात आपको याद रखनी है, मैग्ना कार्टा, ठीक है, यानी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अगर हम इसकी आगे बात करें तो ये भारत में कितने मौलिक अधिकार थे, भारत की बात करें तो मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। कितनी थी, 7 थी। मूल संविधान में कितनी थी, 7 थी, ठीक है। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में इनकी बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या, वर्तमान में इनकी संख्या 6 है, यानी कि इसमें से एक कम कर दिया गया है। कितनी है, 6, ठीक है। जब संविधान बना था उस समय 7 थे, लेकिन अब वर्तमान में इनकी संख्या 6 रह गई है। वो कौन कौन से थे, उनकी अगर नामों की बात करें, सबसे पहले आता समानता का अधिकार। क्या, समानता का अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। दूसरे की हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आपको याद रखना है, अधिकार है ये। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है, ठीक है, 19 से लेकर के 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद क्या आता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, सॉरी विरुद्ध तो मैंने लिखा ही नहीं, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, आपको याद रखना, ये मत कहना सर आपने ये क्या डॉट्स लगा दिए। ये कितना 23 से लेकर के 24, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, ठीक है।
अगर हम चौथे की बात करें, चौथा कौन सा है? चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी धार्मिक स्वतंत्र, हाँ ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये याद रखना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। गुड। पांचवें की बात करें तो पांचवा कौन सा है? पांचवें की बात करें तो पांचवा हमारा कौन सा होगा? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। यानी सब बच्चों को पढ़ने का अधिकार और उसकी संस्कृति मानने का अधिकार कौन सा है? पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 29 से लेकर के 30 तक। अगर हम छठे की बात करें, छठवां कौन सा था? छठवां था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया था। ये कौन से अनुच्छेद में था? ये आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में दिया गया था। सातवां कौन सा था? सातवें की बात करें तो सातवां कौन सा था? सातवां कौन सा बचा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये हमारे 7 थे। ये आर्टिकल कौन से में था? ये आर्टिकल 32 में था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, वो आर्टिकल 32 में था। ये बात आपको याद रखनी है कि जो मूल संविधान था उसमें इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 6 रह गई है, और ये 7 ये थे। लेकिन इसमें से क्या है कि एक अधिकार को हटा दिया गया, क्योंकि वर्तमान में कितनी संख्या इनकी? 6। तो 6 कौन से? इनमें से एक हटा दिया गया है, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ये जो आपको दिखाई दे रहा है संपत्ति का अधिकार, यानी कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई ने संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे मूल अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया था। आर्टिकल 300A यानी कि 300A में इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब ये 6 रह गए, इनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, अब इनकी बात करें हम संख्या की, तो क्या? मौलिक अधिकार के 6 स्तंभ। मौलिक अधिकार के 6 स्तंभ। वो 6 स्तंभ कौन कौन से? 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, जो मैंने भी आपको आगे बताया था। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है, ये भी बताया था। फिर आता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जो कि आर्टिकल 23-24 में दिया गया है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। फिर आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल 2930 में दिया गया है। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि इसमें से संपत्ति का अधिकार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। ठीक है, अगर हम इसकी आगे बात करें तो आगे क्या है? आगे इसके अधिकारों को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां पर है? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। लेकिन सर आपने तो हमें 12 से लेकर के 45 तक 12 से लेकर 35 तक बताया है, तो इसमें आप 14 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आर्टिकल 12 में और 13 में क्या है? तो आर्टिकल 12 और 13 बताता हूं मैं आपको। यानी कि अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया है? अनुच्छेद 12 की बात करें तो इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। यानी कि इसमें ये कहा गया है, 1 मिनट में भी आपको बताता हूं, यानी कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द मतलब, राज्य शब्द का मतलब क्या है? यानी राज्य शब्द का मतलब ये कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, यानी कि सारे राज्यों से मिलकर के भारत बना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश, कोई भी राज्य भारत से अलग हो जाए, कहे भाई साहब हम तो अपना अलग राज करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, गॉट इट? यानी कि भारत राज्यों का संघ है, सारे राज्यों से मिलकर ही भारत बना है। ठीक है भाई, मनीष भाई आपको समझ में आ रहा है राज्य शब्द कैसे परिभाषित किया गया है? सारे राज्य जो होते हैं उनके। ठीक है, बच्चों को बोल दो ठीक, बढ़िया। अब हम अनुच्छेद 13 की बात करेंगे। सर 13 में क्या, यानी कि 13 में
ये जो आर्टिकल 13 है, ये आपको याद रखना है कि ये मौलिक अधिकारों का गारंटर है, यानी कि मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को कोई कम नहीं कर सकता है, उनके कोई खिलाफ नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, मौलिक अधिकारों का गारंटर है। कोई नियम कानून में ऐसे ही परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये मौलिक अधिकार है, इनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका जिम्मेदार आर्टिकल 13 है। ठीक है, इज इट क्लियर? आप भी कमेंट में लिख के बोलो हाँ ठीक है सर। यानी कि मौलिक अधिकारों का गारंटर, आर्टिकल 13 को मौलिक अधिकारों का गारंटर कहा गया है। मौलिक अधिकारों का गारंटर, ठीक है, मौलिक अधिकारों का गारंटर आर्टिकल 13 है, वो मौलिक अधिकारों का गारंटर है। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, और मतलब समानता के जितने भी अधिकार हैं उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 14 की बात करें तो इसमें असमानता के अधिकार की बात कही गई है, यानी कि संविधान में जो कुछ भी होगा वो सब समानता के आधार पर होगा, असमानता का अधिकार इसमें नहीं है। समानता यानी कि जो भी नियम कानून लागू होंगे, जो भी चीजें होंगी वो सबके लिए समान होंगी। ऐसा नहीं है कुछ व्यक्तियों के लिए अधिकार कुछ है, किसी के लिए कुछ है, या सरकार ने जो नियम कानून बना दिए उसको कह रहे भाई मैं नहीं फॉलो कर रहा। बहुत से लोग होंगे वो ये भी तो कहेंगे भाई मैं नहीं फॉलो कर रहा, भाई करने पड़ेंगे, सबके लिए समान है। ठीक है, लोक, इसको बोलते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखो ये दिया गया, सॉरी वो तो आर्टिकल मैंने 16 बताया था, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 ये दे रखा है 14, यानी कानूनों का राज। यानी कि आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि जो विधि बनेगी, जो नियम कानून बनेंगे वो सबके लिए समान होंगे। आर्टिकल 14 में ये बात कही है, नहीं विधि के समान विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो भी नियम कानून होंगे वो सबके लिए समान होंगे। ठीक है, कानून देखो नीचे लिखा है, कानून की नजर में सब समान है, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो कानून से ऊपर नहीं है। यानी कि जो नियम कानून होंगे वो हर व्यक्ति के लिए समान होंगे। गॉट इट? देखो यहां भी दिया है, विधियों का समान संरक्षण, समान परिस्थिति में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कानून समान लोगों के बीच कोई मतभेद या भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 की बात करें तो इसमें क्या है, सामाजिक समानता की बात कही गई है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप ये भेदभाव नहीं कर सकते कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, कैसा इसका कलर है, जन्म स्थान इसका कैसा है, इसका लिंग कैसा है, उस किसी भी आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। आपसे ही बोल रहा हूं मैं, हाँ आप देख रहे हो, आपसे ही बोल रहा हूं, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो मैंने बताया था, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, कोई किसी भी लिंग का है कोई उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कौन किस जाति का है इस पर भी आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। या मूल वंश, इसका वंशज कौन है, कहां से है, उसके बारे में आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? समझ में आया? नेक्स्ट की ये समझ में आया, यानी कि इसके किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो फिर क्या आता है आर्टिकल 16, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि हर व्यक्ति को हर पद पर, हर जगह पर कहीं भी आने जाने की आजादी है, उसे अवसर है। हर पद पर जा सकता है, हर नौकरी में जा सकता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 16 यानी लोक नियोजन का अवसर। देखो ये दे रखा है, सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं, यानी कि हर व्यक्ति को समान अवसर दिए गए हैं। केवल जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी राज्य के अधीन रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि ये नहीं होगा कि भाई साहब किस जाति के हैं या किस धर्म के हैं उसके आधार पर आपके साथ कोई मतभेद हो, यानी कि आपकी जाति कौन सी है, धर्म क्या है, उसके बाद की बात करें तो क्या लिंग या जन्म स्थान, इस चीज पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भेदभाव करता है
तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो आप, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या था हमारा आर्टिकल 16 और 17। लेकिन हमारा टाइम यहीं पर खत्म हो रहा है, बट मेरे पास वॉच नहीं है, मैं अपना टाइम देख रहा हूं, मेरा टाइम यहीं खत्म हो रहा है। और नेक्स्ट जो वीडियो बची है उसे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को जरूर देखें, और जो आ रही है उसके लिए भी आप जुड़े हमसे। थैंक यू। आज हमारा टाइम खत्म होता है यहीं पर। धन्यवाद।